नमस्कार दोस्तों। अब तक हम लोग पाकिस्तान के आतंकवादी और चाइना के धोखेबाजी से परेशान थे। अब तक हमने कई बार दोनों देश से युद्ध भी लड़े हैं। दोस्तों, भारत के बहुत बड़ा बजट खासतौर पे भारतीय आर्मी के पास जाता है और सीमा पे खर्च होता है, लेकिन इसी कड़ी में अब पहली बार भारत के मित्र देश नेपाल ने मैदान में उतर चुका है। और दोस्तों, नेपाल में आज जगह जगह युद्ध का माहौल बना हुआ है। आम जनता सड़क पर उतरा हुआ है। खासतौर पे भारत के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गया है। दोस्तों, उसी के देखते हुए नेपाल के जो विदेश मंत्री है, दोस्तों विदेश मंत्री बोला हूँ मैं, प्रदीप ग्यावाली जी ने साफ तौर पर कह दिया कि अब हम भी भारत के बॉर्डर पे अपना सैनिक बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा अब वहाँ पे अड्डा खोलेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम पोस्ट बनाएंगे और आने वाले समय में अगर भारत हमसे कुछ भी गलत करता है तो उसका जवाब भी हम देंगे। दोस्तों, नेपाल का माहौल आज आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कि भैया जो नेपाल कभी हमारा इतना बड़ा मित्र था, हमारे हर सुख दुख में साथ दिया करता था, आखिर नेपाल में आज हो क्या गया है। दोस्तों, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। खासतौर पे पर्सनली आप हमसे पूछेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। तो दोस्तों, मैं सच में बोलूँ तो मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, खासतौर पे बचपन से मैं नेपाल से जुड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों, ये जो हो रहा है ना, ये बहुत ही खराब माहौल है दोस्तों। क्योंकि हम पहले जब नेपाल जाते थे, हम ही नहीं दोस्तों, कोई भी इंडियन नेपाल जाते थे तो वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि हम नेपाल में आया है। इतना प्यार मिलता था इंडियन को ना दोस्तों, वहाँ पे इंडियन को बहुत प्यार मिलता था। और खासतौर पे कोई भी नेपाली भाई इंडिया में आते थे, उस समय नेपाली भाई को भी दोस्तों पूरा सम्मान मिलता था, प्यार मिलता था। उसे यह महसूस नहीं होता था कि हम नेपाल से इंडिया आए हैं, दूसरा देश में आए हैं। लेकिन दोस्तों, अब का जो माहौल देखेंगे ना आप, वहाँ पे दोस्तों खासतौर पे सरकार के खिलाफ, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ भयंकर माहौल बना हुआ है दोस्तों। और यही चिंता की बात है। तो चलिए हम लोग शुरू से कुछ बेसिक बात जान लेते हैं और कुछ इतिहास जान लेते हैं, ताकि आप लोग को अब का जो समय चल रहा है, जो परिस्थिति है, उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आपको थोड़ा इतिहास मैं इसीलिए बता रहा हूँ। दोस्तों, आज से 250 साल पहले नेपाल में एक महान राजा हुआ करता था, जिनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। दोस्तों, पृथ्वी नारायण शाह ने अपने दम पे नेपाल को एकीकरण किया था, यानी कि नेपाल पहले डिवाइड था, उसे दोस्तों आपस में मिलाया था और गोरखा साम्राज्य स्थापित किया था, यानी कि हिंदूवादी राजा से दोस्तों हिंदू साम्राज्य स्थापित किया था। और बड़ी बात तो यह है कि उसी राजा ने दोस्तों गोरखा सेना स्थापित किया था, जो गोरखा सेना आज खासतौर पे भारत में भी है दोस्तों, ब्रिटेन में भी है, दुनिया के हर कोने में है, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, नेपाल का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, उस सेना का स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने ही किया था। सन 1723 से लेकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी बीच दोस्तों 1846 में नेपाल में राणा शासन आ गया। राणा शासन में दोस्तों प्रधानमंत्री राणा परिवार से ही केवल बन सकता था, कहीं और से कोई नहीं। और दोस्तों, उसी शासन में नेपाली जनता पे कई बार अत्याचार भी हुआ है। और जब अंग्रेज जा रहे थे, यानी कि भारत से 1947 में जा रहे थे, उस समय नेपाली पे दोस्तों राणा शासन बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, लगभग 100 साल से अत्याचार कर रहे थे। दोस्तों, 1947 के बाद नेपाल में कई सारे छोटे मोटे पार्टी बना और उसी में 2 कांग्रेस पार्टी बना। दोस्तों, 2 कांग्रेस पार्टी अंत में जाके 1950 में कंबाइंड हो गया और फिर बन गया नेपाली कांग्रेस पार्टी बन गया। और दोस्तों 1951 में राणा शासन को खत्म कर दिया। 1950 के बाद नेपाल से राणा शासन हमेशा के लिए दोस्तों विलुप्त हो गया। और उस समय दोस्तों नेपाल का नया किंग बना त्रिभुवन। त्रिभुवन ने दोस्तों भारत के साथ बहुत बड़ा संधि किया, मैत्री संधि किया। और दोस्तों त्रिभुवन सरकार का कहना था, खासतौर पे नेहरू जी से बातचीत हुआ, और दोस्तों उस समय भारत और नेपाल का रिश्ता इतना बेहतर था ना, पूरे दुनिया में एक मिसाल बन गया। पूरे दुनिया देख रहा था कि किस कदर 2 देश होते हुए भी सब कुछ फ्री है, आदमी जा सकता है कहीं पे आ सकता है, बिजनेस व्यापार सब कुछ फ्री। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों देश के बीच में दोस्तों भाईचारा था, यानी कि दोनों देश के नागरिकों के बीच में जबरदस्त भाईचारा बन गया। और दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ आप जानते हैं, नेपाल में फिर एक नया राजा बना, यानी कि त्रिभुवन का पुत्र दोस्तों राजा महेंद्र बना। और राजा महेंद्र जब नेपाल के किंग बना, उस समय दोस्तों महेंद्र सरकार पहली बार एंटी इंडियन हो गया दोस्तों, यानी कि इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आप देखेंगे इतिहास तो देखेंगे, महेंद्र सरकार ने कई बार इंडिया के खिलाफ गया। और दोस्तों उसी समय भारत और नेपाल का जो रिश्ता है खराब होना शुरू हो गया। जब 1962 में जब चाइना भारत का युद्ध हुआ दोस्तों, आप जानते हैं उस समय भारत ने नेपाल के एक सीमा क्षेत्र है दोस्तों, आप जानते हैं नेपाल का कहना है कि यह मेरा सीमा क्षेत्र है, काला पानी। दोस्तों उस काला पानी में अपना एक पोस्ट बनाया भारतीय आर्मी और चीनियों को वहां से दौड़ा दौड़ा के दोस्तों भगाया था।
तो उस समय दोस्तों नेपाल का दावा था कि यह एरिया मेरा है और भारत उस समय से कह रहा है कि नहीं ये एरिया मेरा है, यानी कि दोनों देश में विवाद उसी समय से चल रहा है। दोस्तों पहला मुद्दा विवाद का ये है। और दोस्तों उसी समय से नेपाली नागरिक के खासतौर पे आम नागरिक के मन में ये सवाल उठना शुरू हो गया कि आखिरकार भारत सरकार मेरा जमीन हड़पना चाहता है। और दोस्तों उसी वक्त से खासतौर पे कुछ नेपाली दोस्तों चाइना से प्यार करना शुरू कर दिया। सच्चाई ये है। और दोस्तों रही छोटी मोटी कसर तो 1990 के बाद पूरा हो गया। जब 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी बना दोस्तों, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने जबरदस्त तरीका से शोर किया और खासतौर पे 1994 में जब माओइस्ट बना, यानी कि दोस्तों नेपाल में दो कम्युनिस्ट पार्टी था। एक था कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यानी कि यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी कि दोस्तों 1991 में बना था। दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि एमओ यानी कि माओइस्ट सेंटर, यानी कि जो दोस्तों माओ जेडंग जो है ना, चाइना का माओ जेडंग था, उसी के रास्ते पर चलने वाला दूसरा पार्टी कम्युनिस्ट 1996 में बना था। तो दोस्तों उसने साफ तौर पे पूरे नेपाल में ये भ्रम फैलाना शुरू किया कि काला पानी पे भारत जबरदस्ती अपना कब्जा किया हुआ है, सस्ता पानी, दोस्तों कई तरह का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। और उस वक्त से नेपाल में दोस्तों थोड़ा थोड़ा भारत के खिलाफ नफरत फैलना शुरू हो गया। जब 2001 में जब नेपाल में राजा का हत्या हुआ दोस्तों, आप जानते हैं पूरी दुनिया चौंक गया था, भारत भी चौंक गया था। उसके बाद फिर नेपाल में गृह युद्ध शुरू हो गया दोस्तों, नेपाल में गृह युद्ध शुरू हो गया। और 2001 से लेके 2008 के बीच में दोस्तों नेपाल में 13 से 15 हज़ार आदमी दोस्तों मारा गया गृह युद्ध में। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, नेपाल की जनसंख्या बहुत कम है, उस अनुसार बहुत आदमी मारा गया। अब आप पूछें कि आखिरकार राजा का हत्या किसने किया था दोस्तों, ये यानी कि जहाँ पेपर में हम पढ़ते हैं, कहीं भी न्यूज में पढ़ते हैं, उसमें दोस्तों दो तरह का यानी कि आदमी का कहना है। कोई कहता है कि राजा का हत्या उसका बेटा ने खुद ने किया था, यानी कि उसका बेटा दीपेंद्र था, उसने एक लड़की से प्यार किया था और उसकी फैमिली नहीं मान रहा था, उसीलिए उसने अपने माँ बाप को मार दिया। दोस्तों ऐसा मतलब थ्योरी आ रहा है, कहा जा रहा है। दूसरा थ्योरी ये आ रहा है कि राजा का हत्या उसका भाई ने खुद ही करवाया था। दोस्तों इस तरह का न्यूज में आप कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक तो कोई बता नहीं पाया है। अब चलिए मेन मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। 2008 में नेपाल में गृह युद्ध खत्म हो गया और माओवादियों ने अपना शस्त्र रख दिया। और दोस्तों उस समय नेपाल का पहला प्रधानमंत्री बना प्रचंड, यानी कि पुष्पकमल दहल प्रचंड। और दोस्तों नेपाल का राष्ट्रपति बना रामवरण यादव। दोस्तों पुष्पकमल प्रचंड वही है जो माओइस्ट यानी कि खासतौर पे माओवादी का नेतृत्व किया था। और दोस्तों उसी के नेतृत्व में दोस्तों नेपाल में भयानक यानी कि गृह युद्ध छिड़ गया था, उसी को दोस्तों पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। और दोस्तों उसके बाद लगातार नेपाल में एक एक नेता आता रहा, प्रधानमंत्री बनता गया और गिरता गया। फिर 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया, उस समय दोस्तों नेपाल का खासतौर पे आरोप है कि भारत सरकार ने हमारे संविधान में बहुत छेड़छाड़ करने की कोशिश किया। नेपाल में बहुत क्षति हुआ, लगभग 10,000 से अधिक आदमी मारा गया भूकंप में दोस्तों। और उसी समय दोस्तों नेपाल में हड़ताल हो गई, यानी कि नेपाल में मधेसी यानी कि अपना मोर्चा खोल दिया। मधेसियों का मांग था कि नया जो संविधान बना है 2015 में, उस संविधान में हमारा हक मारा जा रहा है दोस्तों, ऐसा मधेसी का मांग था, इसीलिए मधेसी ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे खासतौर पे नेपाल के जो कई सारे बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि आरोप लगा रहा था कि ये जो मधेसी आंदोलन हो रहा है उसमें साफ तौर पे भारत सरकार का हाथ है, भारत ने मधेसियों को भड़काया है। इतना ही नहीं, नेपाल के कई सारे नेता ने कहा कि भारत सरकार जानबूझ के अपना बॉर्डर ब्लॉक किया हुआ है, हमारे यहाँ जो भूकंप आया था अभी तक हम लोग उससे उबर नहीं पाए हैं, और ऊपर से भारत सरकार रास्ता सब कुछ बंद कर दिया है, दाना पानी भेजना बंद कर दिया है। और दोस्तों उस समय भारत के खिलाफ नेपाल में भयानक माहौल बन गया था। अब दोस्तों यहीं से शुरू होता है भारत और नेपाल का रिश्ता खराब होना। 2015 में एक बार और दोस्तों भारत सरकार और चीन सरकार आपस में एक सहमति किया कि जितना जल्दी हो सके लिपू लेक से होकर एक रोड बनाओ, और उस रोड से भारत और चाइना अपना व्यापार करेगा। और साथ में भारतीय जो भी आदमी मानसरोवर जाना चाहता है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर है, तो इस रोड से अपना जा सकता है। और दोस्तों उसी रोड को भारत सरकार ने 2020 में बना के तैयार कर दिया है, और उसी रोड के कारण से नेपाल में आज तहलका मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। और बार बार सब भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने हमारे जमीन में रोड बनाया है। दोस्तों भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये आपका जमीन नहीं है, पहले जो रोड था उसी पे हम फिर से बना दिए, यानी कि जो पहले मिट्टी का रोड था उसी पे हम अभी अच्छा से रोड मतलब पिचिंग कर दिए हैं, और हम कुछ नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों नेपाल का बार बार कहना है कि नहीं, आप हमारे ज़मीन में रोड बनाए हैं। और दोस्तों नेपाली जनता आज
चीन को भी घेर रहा है और भारत को भी घेर रहा है। नेपाली जनता का कहना है कि चीन और भारत ने मिलकर हमें धोखा दिया है। दोस्तों 2015 में भी नेपाल सरकार ने भारत और चीन के खिलाफ मोर्चा खोला था और बोला था कि आप लोग कौन होते हैं हमारी जमीन में रोड बनाने वाले, यानी कि 2 बार तो विरोध हो गया। इन सब के अलावा दोस्तों 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया था, उस समय एक नया मैप जारी किया था। उस मैप में दोस्तों नेपाल ने घोर आपत्ति जाहिर किया था और नेपाल में बहुत ही खराब माहौल बन गया था और खासतौर पे इंडिया के खिलाफ वहाँ पे जमकर प्रदर्शन हुआ था। और दोस्तों अब लिपुलेख में जब रोड बना है उसको लेकर भी नेपाल में और जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और इसीलिए नेपाल के जो विदेश मंत्री है उनका कहना है कि हम बॉर्डर पे अब और चौकियां बनाएंगे, अपना आर्मी और रखेंगे और भारत को अब हर कदम का, हर चीज़ का हम नज़र रखेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है और हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल का रिश्ता के लिए दोस्तों ये बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुका है। अब यहाँ पे भारत सरकार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैठ के नेपाल से बातचीत करना चाहिए दोस्तों, और नेपाल सरकार को भी भारत से मिलजुल के बात करना चाहिए ताकि दोनों देश का जो रिश्ता हो खराब ना हो। दोस्तों आप जानते हैं दोनों देश में अभी भी भाईचारा है। अलग बात है सरकार के बीच में विवाद है, लेकिन दोनों देश के नागरिक दोस्तों अभी भी आपस में प्यार करता है, चाहे कोई इंडियन नेपाल में हो या फिर नेपाली इंडिया में हो। दोस्तों उसे ये फीलिंग नहीं होता है कि हम दूसरे देश में गए हैं। और दोस्तों अगर इसी माहौल को बरकरार रखना है तो जितना जल्दी हो सके काला पानी और ये जो लिपुलेख का मुद्दा है दोस्तों उसे ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। दोस्तों मेरा यही मानना है, बाकी आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।